वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर में आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या चीज है ये बताया गया था। इसकी खोज जो है फैराडे ने किया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक बहुत महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। इसमें क्या है कि जब भी किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, तो उस परिपथ में एक प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यद्यपि वो बहुत कम क्षण के लिए उत्पन्न होती है, लेकिन अगर परिवर्तन लगातार होता रहेगा तो उत्पन्न भी होती रहेगी। जैसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर प्लेट को हम लगातार घुमाते रहेंगे तो परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि थीटा का मान परिवर्तित होगा, तो फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा से फाई परिवर्तित होगा और फाई परिवर्तित होगा, धारा उत्पन्न होती रहेगी। तो कहने का मतलब फ्लक्स परिवर्तन अगर हम लगातार करते रहते हैं तो धारा हमको मिलती रहती है। इसी का प्रयोग करके जो जनरेटर बनाए गए हैं, जो एसी जनरेटर होते हैं और डीसी जनरेटर होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या दिष्ट धारा डायनेमो, ये दोनों इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। इसलिए फैराडे का जो ये प्रयोग है ये बिल्कुल मील का पत्थर साबित हुआ। और फैराडे ने बहुत दिनों तक लगातार बहुत असफल प्रयास करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला हुआ था। लगातार प्रयास करते करते निष्कर्ष निकालते निकालते बिल्कुल हार चुके थे। तब फिर अनमने ढंग से उन्होंने एक वृत्ताकार वलय के भीतर जब चुंबक को फेंका तो देखा कि एक क्षण के लिए धारा उत्पन्न हो रही है। तो फिर उनका दिमाग वहां से घुमा कि अगर चुंबक को फेंक रहे हैं, धारा उत्पन्न हो रही है, दूसरी साइड से फेंक रहे हैं फिर भी धारा उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसा है कि चुंबक के जाने से करंट जो है वो उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। तो जब इसके बारे में आप सर्च करेंगे तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो कहने मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। आपको यहां बताया गया था कि अगर कोई कुंडली है और उस कुंडली का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें जब भी कोई चुंबक बाहर से लाया जाता है तो इस चुंबक के साथ जब भी इसका संपर्क होता है तो इस कुंडली में एक क्षण के लिए क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जैसे चुंबक यहां पर रुक जाता है ये विक्षेप समाप्त हो जाता है। जब फिर जाएगा ये तो फिर से विक्षेप उत्पन्न होगा और फिर जो है जब दूर चला जाएगा तो विक्षेप समाप्त। अंतर ये होगा कि जब अंदर जाएंगे तो विक्षेप अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो दूर ले जाने पर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये अंतर होगा, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन में होता है कि फ्लक्स घट रहा है तब भी परिवर्तित हो रहा है, बढ़ रहा है तो भी परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। और यह कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति है। अगर चुंबक को रोक करके कुंडली को गति कराए हम तो भी यही चीज फॉलो होती है। इसका मतलब कि कुंडली और चुंबक के बीच अगर सापेक्ष गति होती है तो उस अवस्था में जो धारा है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट वो उत्पन्न होती है, क्योंकि एक विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसी के कारण ये धारा आपकी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो ये फैराडे का अपना प्रयोग है। इसमें अगर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है। अभी हम फैराडे का जो नियम है पढ़ेंगे तो फेरों की संख्या बढ़ाने से विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है और धारा का मान भी बढ़ जाता है। मतलब जो विक्षेप अभी कम हो रहा था वो विक्षेप ज्यादा होगा, उस विक्षेप का मान अधिक होगा। तो ये फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वो आप पढ़ चुके थे। इसी से संबंधित जो लेंज का नियम है, लेंज का नियम, वास्तव में लेंज का जो नियम है वो फैराडे का दूसरा नियम है। फैराडे ने दो नियम बताए हैं, अभी नियम पर चर्चा हम करेंगे। तो जो फैराडे का दूसरा नियम है उसको हम लेंज का नियम भी कहते हैं, क्योंकि उसकी व्याख्या लेंज ने किया था। फैराडे ने केवल नियम दिया था और उसकी व्याख्या लेंज ने किया था, इसलिए फैराडे के दूसरे नियम को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज का नियम ये कहता है, लेंज का नियम जो है वह प्रेरित धारा की दिशा से संबंधित है। इसमें बताया गया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न होने वाले प्रेरित धारा की दिशा, ध्यान दीजिएगा,
उत्पन्न होने वाले प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। कहने का मतलब जिस कारण से ये धारा उत्पन्न हो रही है उसी कारण का विरोध करती है। ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। अर्थात ये चुंबक के आने से ही उत्पन्न हुई है, तो चुंबक के आने का विरोध करती है। चुंबक के आने से उत्पन्न हुई है, चुंबक के आने का विरोध करेगी। कैसे विरोध करेगी? अगर ये उत्तरी ध्रुव इसके समीप आ रहा है तो अगर यह सिरा भी उत्तरी ध्रुव बन जाता तो दोनों उत्तरी ध्रुवों में प्रतिकर्षण हो जाता, तो ये आने का विरोध करता। ठीक है, तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगी, यहाँ पे इस प्रकार होगी जिससे कि सामने आने वाले सिरे का ये विरोध कर सके। अगर ये साउथ वाला सिरा यहाँ पे आएगा तो धारा की दिशा इस प्रकार बन जाएगी कि ये वाला सिरा साउथ मतलब दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। आपको पता है कि कोई कुंडली हुई धारा बनती है उसमें, तो वह भी चुंबकीय व्यवहार को शो करता है, अर्थात उसमें भी दो ध्रुव बन जाते हैं। धारा की दिशा अगर सामने से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो सिरा उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, सामने वाला क्लॉकवाइज अपने आप होगा, तो वो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। तो धारा की दिशा इस सिरे में इस प्रकार से होगी। कहने का मतलब इस सिरे में जो फेरे है धारा ऐसे ऐसे बहेगी एंटी क्लॉकवाइज, जिससे उत्तरी ध्रुव बन जाएगा ये वाला सिरा आपका, और दोनों समान ध्रुव हो जाएंगे तो रिपल्सन हो जाएगा और ये पास आने का विरोध करेगा। लेकिन जैसे ही जब ये दूर चला जाएगा, जब दूर हो जाएगा तो इसके दूर जाने का भी विरोध करेगा। नजदीक आने पर क्या होता है? नजदीक आने पर तो एंटी क्लॉकवाइज बन गया, ये उत्तरी ध्रुव बन गया, लेकिन जब दूर ले जाएंगे तो फिर से फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। जब दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स परिवर्तन होगा, फिर से धारा उत्पन्न होगी, लेकिन अब वो धारा ऐसी होगी कि यही सिरा हमारा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। वही उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा हूं। जब उत्तरी ध्रुव नजदीक आ रहा था तो यह सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति काम कर रहा था, और जब ये दूर जाएगा तो यह सिरा हमारा वही सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, अर्थात धारा दिशा घूम जाएगी। क्योंकि आने से फ्लक्स बढ़ रहा था, जाने से फ्लक्स घटेगा, परिवर्तन दोनों कंडीशन में हो रहा है। तो दूसरी कंडीशन में यह सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा और उत्तरी ध्रुव को दूर जाने से रोकेगा, मतलब खींचेगा। तो नजदीक लाओगे तो दूर करेगा उसको, दूर ले जाओगे तो नजदीक लाएगा उसको। ठीक है ना? तो जिस कारण से वो उत्पन्न हो रहा है, दूर जाने के नाते उत्पन्न हो रहा है, इसलिए दूर जाने का विरोध करेगा, मतलब नजदीक खींचेगा। और नजदीक आने से उत्पन्न हो रहा है तो नजदीक आने का विरोध करेगा, अर्थात दूर करेगा उसको। ठीक है, तो ऐसा लेंज ने बताया था। ठीक है, इसकी व्याख्या लेंज ने किया था, इसलिए ये ऐसा होता है। समझ गए हो गया? तो ये लेंज का नियम है। और ये धारा क्यों उत्पन्न होती है? लेंज ने बताया धारा क्यों उत्पन्न होती है। अगर ये विरोध ना करता तो क्या करता फिर? ये धारा उत्पन्न हो, धारा कहीं से आनी चाहिए। ये धारा उत्पन्न हो, धारा कहां से आएगी? आप अगर ले जा रहे हैं, कोई विरोध नहीं हो रहा है तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। जब कोई कार्य नहीं होगा तो धारा कहां से उत्पन्न होगी? फिर वही जो आपका विरोध हो रहा है, ये कुंडली नजदीक जाने का विरोध कर रही है, उसी विरोध के फलस्वरूप जो खर्च होने वाली आपकी ऊर्जा है, वही ऊर्जा विद्युत वाहक बल के रूप में प्रकट हो रही है, और वही विद्युत वाहक बल धारा को उत्पन्न कर रहा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? वह एक प्रकार की ऊर्जा है, और वह ऊर्जा कहां से आ रही है? क्योंकि आपके अंदर लाने का जो विरोध हो रहा है कुंडली के द्वारा, उसी से उत्पन्न हो रही है। इसलिए विरोध करने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है, वह ऊर्जा कहीं भी नष्ट नहीं हो रही है, वह ऊर्जा आपकी संरक्षित है। दूर ले जा रहे हैं, दूर जाने का भी विरोध हो रहा है, और जहां विरोध होगा ऊर्जा कुछ खर्च होगी आपकी, वही ऊर्जा जो है वह प्रेरित धारा रूप में उत्पन्न हो रही है, क्योंकि विद्युत वाहक वहां पर प्रेरित हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो लेंज का नियम हमारा है वो कहलाता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, कोणीय वेग संरक्षण पर, है ना? बहुत तरह के दिए जाएंगे। आप उसको याद रखिएगा कि लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है।
लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके बाद फैराडे का नियम। ठीक है, फैराडे के नियम में हम आ जाते हैं। अगर इतनी चीजें आपने पढ़ लिया होगा तो फैराडे के नियम को जानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। फैराडे का जो पहला नियम है, फैराडे के दो नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित। फैराडे के दो नियम है। इसमें जो पहला नियम है वो ये कहता है कि जब किसी कुंडली से बद्ध या किसी परिपथ से संबद्ध, दोनों चीजें कह सकते हैं। जब किसी कुंडली से संबद्ध या किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब इसके पहले देखिए आप जान चुके थे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब कितना उत्पन्न होता है ये बताया फैराडे ने। फैराडे ने कहा कि यदि परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम ई से दिखाते हैं, उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर, माइनस को भी इग्नोर कर दीजिए, बताते माइनस क्या चीज है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अगर तेज है, तेज कब होगी? जब कम समय में चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा परिवर्तित हो जाए। जैसे यही चुंबक हमारा है, अगर हम जल्दी से ले आते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तेज गति में हो रहा है, इसका मतलब कम टाइम में ही ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए फ्लक्स पहले 100 वेबर है, बाद में घट करके 30 वेबर हो गया, इसका मतलब कि फ्लक्स परिवर्तन हो गया 70 वेबर का। अगर इसी 70 वेबर फ्लक्स परिवर्तन में टाइम लगा 2 सेकंड का, इसका मतलब फ्लक्स परिवर्तन की दर 70/2 35 वेबर प्रति सेकंड हो गई। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर मतलब फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है अगर तेज गति में हो रहा है तो ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और अगर चुंबक को आप आराम से ले आ रहे हैं तो 70 फ्लक्स वेबर का परिवर्तन होने में टाइम लग गया 5 सेकंड का, अगर तो इसका मतलब 14 वेबर प्रति सेकंड के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। तो अगर तेज गति में फ्लक्स परिवर्तन होगा तो ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जल्दी परिवर्तन अगर हो जाएगा तो ज्यादा निकलेगा, उत्पन्न होगा। मतलब फ्लक्स परिवर्तन तेज अगर होगा तो ज्यादा उत्पन्न होगा ये विद्युत वाहक बल, और धीरे होगा तो कम उत्पन्न होगा। और विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा तो धारा भी ज्यादा उत्पन्न होगी, सिंपल सी बात है। और अगर कम होगा तो कम उत्पन्न होगी। तो E इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। माइनस चिन्ह जो होता है यहाँ पे न्यूमेरिकल में तो आप छोड़ ही देंगे इसको। यह केवल यह प्रदर्शित करता है कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन जो होता है वह विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। जैसे हमने लेंज के नियम में बताया आपको कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा फ्लक्स परिवर्तन होने से, लेकिन क्या होगा कि विद्युत वाहक बल के नाते जो धारा उत्पन्न होगी वो धारा की जो दिशा होती है वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब फ्लक्स परिवर्तन की होने की दिशा मतलब दर जो होती है वह विद्युत वाहक बल का विरोध करती है। ये लेंज के दूसरे नियम को शो कर रहा है। ये कहने का मतलब माइनस चिन्ह का और कोई यहाँ पर आशा नहीं है। फ्लक्स परिवर्तन ऐसे जैसे आप जानते हैं उसी हिसाब से होगा। माइनस का आशय हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने का विरोध करेगा। ये अगर परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन नहीं होने देगा, परिवर्तन घट रहा है तो बढ़ाने का प्रयास करेगा, बढ़ रहा है तो कम करने का प्रयास करेगा। यही इसको शो कर रहा है। ठीक है, यहां पर अगर उस कुंडली में फेरों की संख्या n है, कैपिटल N, अगर कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है तब यही सूत्र ऐसे लिखा जाएगा, E इक्वल टू माइनस N से मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिखा जाएगा। E इक्वल टू माइनस N डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। यहां पे अगर N फेरों की संख्या उस कुंडली में है तो अब चूंकि फ्लक्स भी अदिश राशि है, फेरों की संख्या एक संख्या है ही है,
तो आप इसको अंदर कर सकते हैं। E इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा n फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे हो जाएगा डेल्टा n फाई बी अपॉन डेल्टा टी। तो आप इसको इस रूप में भी याद कर सकते हैं। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला है, जहां n फाई बी जो होता है, n फाई बी ये क्या है, इसको हम कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या इसको कहा जाता है। फाई बी क्या है, वो एक फेरे से संबंधित फ्लक्स है, कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो n फेरों से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान है। n फाई बी को हम कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। E इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा n फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये तो पहला नियम हो गया। इस नियम को न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है, न्यूमैन का नियम। इस नियम को क्या बोलते हैं, न्यूमैन का नियम, न्यूमैन्स लॉ। फैराडे के पहले नियम को न्यूमैन्स लॉ भी कहते हैं। कभी कभी इस रूप में पूछता है तो कंफ्यूजन आपको हो जाता है कौन सा नियम आ गया ये। तो ये न्यूमैन्स लॉ है, न्यूमैन का नियम, ये फैराडे का पहला नियम है। समझ गए होंगे आप। फैराडे का जो दूसरा नियम है वो नियम तो हमने आपको पहले ही बता दिया। दूसरा नियम कौन सा है, वही लेंथ का नियम है। अर्थात जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो है आपको अगला जो टॉपिक है, फ्लक्स परिवर्तन की जो दर है वो आप जानते हैं पहले से, कुछ बताना नहीं है। फ्लक्स परिवर्तन कितनी विधियों से हो सकता है, कल इस पर चर्चा हुई थी, ठीक है। फ्लक्स परिवर्तन होना है तो चुंबकीय क्षेत्र के मान को परिवर्तित करके फ्लक्स परिवर्तन किया जा सकता है। एक बताया था कल, फ्लक्स परिवर्तन के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिवर्तित कर देंगे तो फ्लक्स परिवर्तन होगा, या किसी कुंडली को या किसी तल को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी के साथ घुमाए तो थीटा लगातार परिवर्तित होगा, तब भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। और चौथा है कि कुंडली के क्षेत्रफल को कम ज्यादा करके या घटा बढ़ा करके या परिवर्तित करके, तल के क्षेत्रफल को परिवर्तित करके, अर्थात पूरी कुंडली को या किसी तल को चुंबकीय क्षेत्र में बार बार प्रवेश करा करके या निकाल करके, ठीक है। इस तीन विधियों के माध्यम से फ्लक्स परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि फाई इक्वल टू बी ए cos थीटा होता है, तो बी में परिवर्तन होगा तो भी फ्लक्स परिवर्तन हो जाएगा, ए में परिवर्तन होगा तो भी फ्लक्स परिवर्तन हो जाएगा, और थीटा में होगा तो होगा, ठीक है ना। देखिए अगला जो टॉपिक है, आगे है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धारावाही चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धारावाही चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। देखिए क्या इसका आशय होगा, देखिए यहां से मान लीजिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है आपसे पूछी जाए तो आप जान गए होंगे, अब देखते ही ये ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। ये चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से दिखाया जाएगा,
तो इसकी जो दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की वो ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ होगी। इस अगर तल में मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ठीक है ना, एक धारावाही चालक, धारावाही चालक नहीं है, एक चालक है, धारावाही धारा नहीं बन रही है, ठीक है, एक चालक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है ये धारावाही चालक है, धारावाही चालक चालक केवल है, ये गतिमान चालक है, धारा में नहीं बन रही है, ये चालक है, एक रेखी चालक है, ये चालक केवल आप इसको यूज करिए, एक गतिमान चालक है। तो इसमें अगर ये चालक गतिमान है धारावाही, माफ कीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में, तो इस चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और इसके अंदर धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है। बहने का मार्ग अगर सुगम हो, कहीं धारा के बहने के लिए जुगाड़ भी आप कर दें कि धारा उसको चली जाए, तो धारा वहां चली भी जाएगी, कम रहेगी लेकिन जाएगी। क्यों ऐसा होता है, अब जरा ध्यान समझिएगा। आप जानते हैं कि ये चालक आपका है और ये गतिमान है, तब जब तक गतिमान तब तक की बात कर रहा हूं। मान लीजिए v वेग से गतिमान है, b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में ये रखा हुआ है, v वेग से गतिमान है और दिशा गति कौन सी है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। आप जानते हैं कि ये चालक हमारा बहुत से परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, बहुत से परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। परमाणु में कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो टाइटली बाउंड होते हैं नाभिक से, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्री रहते हैं। और क्योंकि चालक है, सुचालक है, कहने का मतलब ये, तो सुचालकों में वैसे भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये जो हमारा चालक है, सुचालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में मौजूद ही है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो सुचालक होते हैं। धारा प्रवाह के लिए वो विरोध नहीं करते, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो जाता है, धारा बह जाती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है और धन आयन जो है वो भी इसमें है, टाइटली बाउंड नहीं है। तो क्या होगा, जब चलना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे। जब ये चालक गति करेगा, तो जब चालक गति कर रहा है, चालक में ही तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है भीतर, वो भी गति करेंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी चल रहे हैं। समझिए, ये हमारा लंबा चालक है, जब ये गति कर रहा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी सब चल रहे हैं, वो कहां रुकेंगे, अलग तो हो नहीं पाएंगे उससे। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो आप जानते हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उस पर बल काम करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, कौन सा बल काम करता है, लॉरेंज बल, है ना। लॉरेंज बल जानते होंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल, कौन सा बल है, लॉरेंज बल काम करता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये लॉरेंज बल है। लॉरेंज बल कब काम करता है, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो। तो यहां पर जो चालक गति कर रहा है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो भी गति कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर बल काम करेगा। बात क्लियर हो गई किसी। अब क्योंकि थीटा का 90 हो जाएगा, क्योंकि एक लंबवत गति कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के, 90 हो जाएगा, तो क्या काम करेगा, क्यू वी बी। अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है कोई, एक की बात करते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन पर बल काम करेगा, कितना बल काम करेगा, क्यू वी बी, इतना बल काम करेगा। मतलब हो गया, किधर काम करेगा बल, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप देखेंगे कि ये जो बल काम कर रहा है F इक्वल टू क्यू वी बी, किधर काम करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां है, अंदर की तरफ है। इस उंगली को आप अंदर कर दिए, तर्जनी को अंदर कर देंगे। धारा कहां बह रही है, धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत धारा बहती है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे इधर जा रहे हैं, चालक जा रहा है इधर, चालक हमारा इधर दाहिनी तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहे हैं, तो धारा कहां बहेगी, उल्टे दिशा में बहेगी धारा, ऐसे।
देख रहे हैं ऐसे ऐसे, तो अंगूठा कहां जा रहा है? नीचे। इसका मतलब कि यहां पर बल काम करेगा नीचे। कौन सा बल है? एफएम। एफएम जिसकी वैल्यू है QVB। तो यहां जो मुख्य इलेक्ट्रॉन हमारा है, एक की बात कर रहा हूं, बहुत सारे मुख्य इलेक्ट्रॉन है, सभी पर एफएम बराबर QVB बल काम करेगा। तो यहां भी मुख्य इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, सब पर बल काम कर रहा है। जब सब पर बल काम करेगा तो सारे मुख्य इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। ये गति कर रहा है, ये अपना गति कर रहा है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल काम करेगा, सभी कहां आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। जब सभी इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, ऊपर कौन बचा? फिर ऊपर बचा धनावेश। जब इलेक्ट्रॉन सारे नीचे आ गए, सब पर बल काम करेगा, QVB बल काम करेगा, सब इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, ऊपर क्या बचा? धनावेश। समझ गया होगे? तो QVB बल काम करने के नाते सभी इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, ऊपर बल जो है, ऊपर बचेगा धन आवेश। तो ऊपर धन आवेशों का संकेंद्रण हो गया, नीचे ऋण आवेशों का संकेंद्रण हो गया। तो एक तरफ धनावेश जब हो गए और एक ऋण आवेश हो गए, तो विभवांतर तो अपने आप उत्पन्न हो गया। विभवांतर कहां उत्पन्न होता है? एक तरफ धनावेशों का जमावड़ा हो, एक तरफ ऋण आवेशों का जमावड़ा हो, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी एक जगह पे हो, एक जगह अधिकता हो। तो विभवांतर तो उत्पन्न हो गया, यहां से यहां तक ऊपरी सिरा धनावेशित हो गया, निचला सिरा ऋणावेशित हो गया, तो विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो धारा भी बहेगी। धारा कहां बहती है? उच्च विभव से निम्न की तरफ। तो यहां से यहां की तरफ धारा भी बहेगी। किसी और मार्ग से धारा का कनेक्शन कर दे, आगे मिलेगा टॉपिक, तो धारा जो है वो बहेगी होते हुए यहां पर। तो अगर यह सिरा उच्च विभव का हो गया, यह निम्न का हो गया, अर्थात दोनों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? भी विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो अगर ये विभवांतर उत्पन्न हो गया है, तो विभवांतर जहां होता है वहां वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। आपको पता है विभवांतर जहां रहेगा वहां वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विभवांतर बटे दूरी, E=V/d होता है। अरे माइनस को छोड़ दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर बराबर, मतलब विभवांतर बटे दूरी कर दोगे, क्षेत्र मिल जाएगा। तो अगर यहां से यहां तक जो विभवांतर है वो V है, और चालक की लंबाई जो है उसको हम L मान लेते हैं। L लंबाई का चालक है, L लंबाई का चालक है, और चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है। तो V बटे L जब कर देंगे तो कितना वैद्युत क्षेत्र यहां पर उत्पन्न होगा? चालक के भीतर बात कर रहा हूं, एक वैद्युत क्षेत्र चालक के भीतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, E उत्पन्न हो जाएगा। और जहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया वहां पर बल भी तो लगेगा भाई। वैद्युत क्षेत्र अंदर है और अंदर आवेश भी है, ऋण आवेश भी है, धन आवेश भी है, दोनों पर बल काम करेगा। तो वो भी बल काम करेगा। कितना काम करता है? F=QE के बराबर। अगर Q आवेश है, यदि Q आवेश का कण है और E वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर कितना बल काम करता है? F=QE, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है और वैद्युत क्षेत्र के भीतर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों पर बल काम करेगा। किधर काम करेगा? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत काम करेगा। वैद्युत क्षेत्र किधर है? वैद्युत क्षेत्र हमेशा उच्च विभव से निम्न की तरफ होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनों पर जो बल काम करेगा ऊपर की तरफ काम करेगा। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Q आवेश का इलेक्ट्रॉन है, आवेश को हमने Q मान रखा अभी, तो Q आवेश का इलेक्ट्रॉन है तो उस पर बल काम करेगा विद्युत बल F बराबर QE। Fe लगा दिया, इसको जान जाइएगा विद्युत बल है ये। Fm लगा दिया तो चुंबकीय बल है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर QE के बराबर क्या काम करेगा? वैद्युत बल। वैद्युत बल क्यों काम कर रहा है? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अंदर हो गया है। वैद्युत क्षेत्र क्यों हुआ है? क्योंकि विभवांतर हो गया है। विभवांतर क्यों हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए हैं, धनावेश एक तरफ हो गए हैं। तो वही एक इलेक्ट्रॉन हमारा है, उस पर एक बल नीचे काम कर रहा है Fm बराबर QVB, और वही एक इलेक्ट्रॉन हमारा है जिस पर ऊपर बल काम कर रहा है Fe बराबर QE। यह बल ऊपर काम कर रहा है और ये वाला बल नीचे काम कर रहा है।
जब एक ही आवेश पर दो बल काम करने शुरू कर दिए, एक बल नीचे की तरफ एक बल ऊपर की तरफ, क्या होगा, कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉनों का जो नीचे आवागमन है वो रुक जाता है। इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र ज्यादा हो जाता है, विद्युत बल ज्यादा काम करना शुरू कर देता है, तो दोनों बल बराबर हो गए ऊपर नीचे वाले, तब वहां पर इलेक्ट्रॉनों का जो विसरण होता है, आवागमन होता है, वो रुक जाता है। तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन ठप हो जाएंगे, धनायन ठप ही है, तो चालक गति करता रहता है, तब भी इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते। विभवांतर उत्पन्न रहता है पहले से, लेकिन अब और गति नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों बराबर होते। कौन कौन बराबर होते हैं, क्यू वी बी बराबर होता है क्यू ई के। यहां से क्यू कट जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू वी। यही बी इंटू वी का मान अगर यहां रख दिया जाए, यहां पर जो ई इक्वल टू वी बाई एल है, यहां अगर रख दे तो हो जाएगा बी वी बराबर कैपिटल वी बटे एल। तो वी की वैल्यू, वी क्या है, उत्पन्न होने वाला विभवांतर है चालक के सिरों पर, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी वी एल। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। अगर कोई चालक गतिमान है तो उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है कैपिटल वी, इसका मान बी वी एल होता है। कैपिटल वी इक्वल टू होता है बी वी एल, अर्थात अगर कोई विद्युतरेखी चालक है या गतिमान चालक है, तो गतिमान चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर क्या होता है, बी वी एल के बराबर होता है। यदि चालक के गतिमान होने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रहती है, तब यही फार्मूला आपका हो जाता है v इक्वल टू बी वी एल साइन थीटा। ठीक है, तो ये व्यापक फार्मूला है, और चूंकि लंबवत गति हो रही थी इसलिए साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई थी, तो हमने v इक्वल टू बी वी एल को ही केवल लिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। यहां तक कि हम लोग अगर दौड़ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र मान लो यहां पे है, भाई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है। तो जैसे यहां पर मान लो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तिरछा ऐसे है, तो इसके दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर होगा, एक क्षैतिज होगा। तो अगर हम लोग दौड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काट रहे हैं, है कि नहीं। भाई यहां पर चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है और हम दौड़ रहे हैं उसमें, तो हम चालक हो गए, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसमें हम दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब लंबवत दौड़ रहे हैं। तो अगर हम चालक हो गए तो हमारे भी सिरों पर